नमस्कार, कैसे हैं आप? कुछ पाने के लिए अधीरता अच्छी बात है, लेकिन धैर्य रखना भी बड़ा जरूरी होता है। खासकर सीखने की प्रक्रिया सतत रूप से ही चलती है। अचानक आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, संभव ही नहीं है। अगर मेरे से आप नहीं सीख पाएंगे तो फिर कहीं भी सीखना मुश्किल हो पाएगा। आप खुद से भी सीख सकते हैं, लेकिन मुझसे जुड़े हैं तो मेरी कमजोरियों के साथ आपको चलना पड़ेगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर कमजोरियाँ हैं। मुझे भी छींक आती है, खांसी आती है, जुकाम हो सकता है। नौकरी में हूँ, कभी कभी वहाँ जिम्मेदारी बढ़ सकती है, कभी घरेलू समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैं बार बार बहाना तो नहीं बना सकता ना, बार बार दलील नहीं दे सकता। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, आप मुझे अपना मानते हैं, इसलिए आप शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत करते रहिए, उसकी मनाही नहीं है, शिकायत करिए, लेकिन विश्वास भी बनाए रखिए। खासकर अगर आप सीखने की राह में नए हैं तो सीखते रहिए, जॉब अपने आप मिलेगी, दौड़ कर आएगी। फिलहाल अभी तो आप मेरे साथ सीखना स्टार्ट किए हैं, अभी तो लंबे चलना है, नौकरी भी मिलेगी। तो चलते रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय पढ़ा रहा हूँ, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम सवाल अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय दो तरह से आकलित की जाती है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, है ना। नया आधार वर्ष स्वीकार किया गया है 2015 में, उसके बारे में बताएंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है, ये राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय आकलन का थोड़ा सा इतिहास हम देख लेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर और इससे पूछे जाने वाले जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कवर हो जाएंगे। किसी भी देश में एक वर्ष के भीतर, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के भीतर या एक वर्ष के दौरान जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उनका मौद्रिक मूल्य, मतलब उनका मूल्य निकाल लेना, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य निकलेगा उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। फिलहाल इतना समझ गए। अंतिम क्या होता है ये थोड़ी देर में बताएंगे। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका मौद्रिक मूल्य तो शामिल ही किया जाता है, लेकिन देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका मौद्रिक मूल्य भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय में देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्लस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य भी जोड़ा जाता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश के सामान्य निवासियों द्वारा केवल घरेलू सीमा में ही नहीं, मतलब देश की सीमा में ही नहीं, बल्कि विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में ध्यान देने वाली बातें, जो सवाल पूछे जाते हैं तो केवल इतना जानने से काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी तकनीकी बातें पूछी जाती हैं। जैसे 4 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है ना। तो विकल्प चुनने होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। अर्थात राष्ट्रीय आय एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति का मापक है। दूसरा लाइन के साथ मिलाकर पढ़िए, पहला समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह नहीं है बल्कि प्रवाह है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं के संग्रह को नहीं दर्शाता बल्कि प्रवाह को दर्शाता है। ये एक वर्ष में वस्तुओं का जो संग्रह है वो नहीं दर्शाता है। प्रवाह क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की क्षमता कितनी है, एक वर्ष में ये कितना उत्पादन कर सकता है, उसी को हम कहते हैं प्रवाह। ठीक है, तो एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है, अर्थात राष्ट्रीय आय एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति का मापक है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं के संग्रह को नहीं बल्कि प्रवाह को दर्शाता है। इस कथन पर ध्यान दीजिएगा कि संग्रह को नहीं बल्कि प्रवाह को दर्शाता है। नेक्स्ट, ऊपर साफ साफ लिखा है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी राष्ट्रीय आय को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अनुमान लगाते हैं, फिर उसका मौद्रिक मूल्य निकाल लिया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय को हमेशा मौद्रिक मूल्य के रूप में दर्शाया जाएगा, मुद्रा के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता।
केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। क्या मतलब? कृषि क्षेत्र में गेहूं पैदा होता है, एक साल में एक निश्चित मात्रा में गेहूं पैदा होता है, एक साल का एक टोटल प्रोडक्शन होता है गेहूं का। तो अगर गेहूं की डायरेक्ट खपत हो गई तो गेहूं क्या है? अंतिम वस्तु है, तब उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। हाँ, हमारे देश में इतना सारा गेहूं पैदा हुआ, यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी। क्यों? क्योंकि गेहूं का एक मौद्रिक मूल्य होता है ना, उत्पादन हुआ, उसकी मौद्रिक मूल्य हुई, तो वो राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गेहूं खपत हुआ तो अंतिम वस्तु हो गई, खपत हो गया। लेकिन गेहूं का डायरेक्ट खपत न हो, ब्रेड बना लिया गया, बिस्किट बना लिया गया, या कुछ और बना लिया गया, तो तब गेहूं के मूल्य को आप नहीं जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में, तब अंतिम वस्तु यानी ब्रेड के मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। यानी तब गेहूं क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गया, और ब्रेड क्या हो गया? अंतिम वस्तु हो गया। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आय में। क्यों? क्योंकि एक ही वस्तु के मूल्य को दो बार शामिल नहीं किया जाएगा। पहले तो आप गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई, अगर उसका ब्रेड बनाया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि राष्ट्रीय आय में पहले एक बार गेहूं का मूल्य शामिल कर लीजिए, फिर उसी गेहूं का मूल्य ब्रेड में भी तो शामिल है। ब्रेड बिना गेहूं के मूल्य चुकाए ब्रेड नहीं बनता है ना, तो गेहूं का मूल्य ऑलरेडी ब्रेड में शामिल है। तो अगर आप गेहूं का मूल्य भी शामिल करेंगे राष्ट्रीय आय में और ब्रेड का मूल्य भी शामिल करेंगे तो एक ही वस्तु की गणना दो बार हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम देखते हैं कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कौन सी हैं जिनका देश में उत्पादन हुआ, उन्हीं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मूल्य को राष्ट्रीय आय में दर्शा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे लोहा इस्पात यानी स्टील का प्रोडक्शन हुआ। अब स्टील का अगर डायरेक्ट कंजम्पशन हो जा रहा है, उपभोग, तो स्टील अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर स्टील से कार बना लिया जाता है तब स्टील क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी और कार अंतिम वस्तु। तब राष्ट्रीय आय में कार के यानी अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु यानी स्टील के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को शामिल किया जाएगा तो एक ही वस्तु के मूल्य की गणना दो बार हो जाएगी, एक बार स्टील के रूप में, एक बार कार के रूप में। कार में स्टील ही तो लगा है, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कंपनियों के अंश पत्र और ऋण पत्र को भी की खरीद बिक्री को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जो कंपनियों के अंश पत्र यानी शेयर होते हैं और ऋण पत्र यानी डिबेंचर को भी खरीद बिक्री, उनकी जो खरीद बिक्री होती है शेयर की, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मान लेते मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मेरे कंपनी की पूंजी का आकार 10,000 रुपए है। मैं अपनी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ। प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है कि मैं अपनी कंपनी का आकार बढ़ाऊं, यानी उसमें जितनी पूंजी लगी है उसे बड़ा करूं। मैंने क्या किया कि 10,000 रुपए से अपनी पूंजी लगाकर कंपनी खड़ी की थी, 2-2 हजार रुपए के शेयर बेच दिए। किसको? आप लोगों को। 5 लोगों को बेचे मैंने 2-2 हजार रुपए के शेयर। तो मेरी कंपनी में कुल कितनी पूंजी लगी? 10,000 मेरे और 2-2 हजार रुपए 5 लोगों के। तो मेरी कंपनी की पूंजी का आकार कितना हुआ? 20,000 हो गया। 2 × 10 है ना। तो मेरी कंपनी का आकार 20,000 रुपए का हो गया, लेकिन उस कंपनी में मेरी शेयर धारिता 10,000 रुपए की ही है। बाकी 10,000 रुपए की शेयर धारिता उन 5 लोगों की है जिन्होंने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे। मैं उनको एक प्रपत्र प्रदान करता हूं जिसपे लिखा रहता है कि मेरी कंपनी में 2,000 रुपए का शेयर इनका है। इस तरह से मेरी कंपनी का पूंजी आकार बढ़ गया। तो पूंजी आकार बढ़ा तो मैं नई मशीनें खरीदूंगा, नए प्लांट्स लगाऊंगा, है ना, नए प्लांट्स लगाऊंगा, नई मशीनें खरीदूंगा, नई जमीन लूंगा प्लांट्स लगाने के लिए। तो मेरी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कंपनियां ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा अपनी कंपनी का आकार बढ़ाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए शेयर बेचती हैं ताकि पूंजी बढ़ पाए, है ना। तो कंपनियां जो शेयर बेचती हैं लोगों को, दूसरे लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सा देती हैं, एक तरह से शेयर देती हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। उनसे पैसे लेती हैं और उन्हें अपनी कंपनी के शेयर दे देती हैं। तो कंपनियां जो शेयर बेचती हैं उनकी खरीद बिक्री, उससे जो चालू उत्पादन है वो नहीं बढ़ जाता है। शेयरों की खरीद बिक्री होने से, क्योंकि मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उस शेयर को मैं दूसरे को भी बेच सकता हूं, आपको बेच सकता हूं, आप उस शेयर को दूसरे को बेच सकते हैं। शेयर एक हाथ से दूसरे हाथ में आते जाते रहते हैं। तो शेयर की खरीद बिक्री से जो चालू उत्पादन है कंपनी का वो नहीं बढ़ जाएगा ना। इसलिए जो
कंपनियों के अंश पत्र यानी शेयर होते हैं और ऋण पत्र यानी डिबेंचर, उसकी खरीद बिक्री को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। बाद में जब हम पूंजी बाजार पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार यानी बैंकिंग, पूंजी बाजार यानी शेयर मार्केट पढ़ेंगे, तो इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे कि शेयर क्या होते हैं। आगे जो घरेलू कार्य हैं उन्हें भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना या फिर खाना बनाना, है ना। घरेलू कार्यों को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, यानी उनका मौद्रिक मूल्य नहीं निकाला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने घर में खाना बनाते हैं, कोई दूसरा आती है खाने बनाने वाली, तो उसको आप मूल्य चुकाते हो, ठीक है, लेकिन उस मूल्य को आप राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो चालू उत्पादन प्रक्रिया है देश की, उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ ना, तो इसीलिए घरेलू चीजों को हम शामिल नहीं करते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना दो तरीके से की जाती है, एक चालू कीमतों पर, दूसरा स्थिर कीमतों पर। चालू कीमत क्या है? वर्तमान में बाजार में वस्तुओं का जो मूल्य है, वर्तमान में गेहूं का जो मूल्य है बाजार में, वही गेहूं का चालू कीमत हो गया। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, गेहूं का हमें एक निश्चित वर्ष ले लेते हैं, जैसे कि वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12, तो 2011-12 के वर्ष में गेहूं की जो कीमत है, उसी कीमत के आधार पर हम इस वर्ष भी गेहूं का मौद्रिक मूल्य निकालेंगे और राष्ट्रीय आय में उसे जोड़ दिया जाएगा। यानी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य वर्तमान चालू बाजार यानी चालू भाव जो है बाजार में, है ना, वर्तमान जो प्रचलित बाजार मूल्य है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रचलित बाजार मूल्य पे न निकालकर किसी आधार वर्ष के बाजार मूल्य पर निकालना, या किसी आधार वर्ष के मूल्य पर निकालना, क्या कहलाता है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इसे थोड़ा सा और समझेंगे, एक तरफ से बढ़ते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। तो जब किसी देश या अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर निकाला जाए, तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, अर्थात जब राष्ट्रीय आय की गणना बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर किया जाए या चालू मूल्य के आधार पर किया जाए, तो उसे हम कहते हैं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है कई बार कि मौद्रिक आय निम्नलिखित में से क्या है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, दोनों या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से विकल्प बना सकते हैं। तो चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय होता है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य चालू कीमतों पर, है ना। राष्ट्रीय आय क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। यानी जब राष्ट्रीय आय की गणना बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर की जाए, अथवा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर निकाला जाए, दोनों बात तो एक ही हुई ना, तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसे ही मौद्रिक आय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसे ही मौद्रिक आय कहते हैं। नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। जब एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य चालू कीमतों पर या बाजार में प्रचलित कीमतों पर न निकालकर किसी आधार वर्ष की कीमतों पर निकाला जाए, तो उसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को चालू कीमतों के बजाय किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है, तो इसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2011-12, यानी वर्ष 2017 में जो भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाएगा, वर्ष 2017 का, या वर्ष 2016 में भारत की राष्ट्रीय आय का जो माप किया गया, वो किस आधार वर्ष के संदर्भ में किया गया? 2011-12 की कीमतों पर किया गया, चालू बाजार कीमतों पर नहीं किया गया। राष्ट्रीय आय 2016 की राष्ट्रीय आय 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर निकाली गई। इससे क्या होता है? साल दर साल
वस्तुओं का मूल्य घटता बढ़ता रहता है ना। ब्रेड 2016 में कुछ और रुपए का था और 2017 में कुछ और रुपए का हो गया, 2018 में थोड़ा और महंगा हो जाएगा। तो वस्तुओं के मूल्य जो घटते बढ़ते रहते हैं उनका प्रभाव राष्ट्रीय आय पर नहीं पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि हमने एक ही आधार वर्ष का लिया मूल्य और एक ही आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर 2015 का भी राष्ट्रीय आय निकाल लिया, 2016 का भी, 2017 का भी, 2018 का। कब तक? जब तक कि नया आधार वर्ष न स्वीकार कर लें। जब आधार वर्ष बहुत पुराना हो जाता है तो फिर से नया आधार वर्ष स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि तब ये भी अप्रासंगिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब वस्तुओं के मूल्य बहुत पीछे रहे होंगे, सस्ते रहे होंगे। तो इसीलिए प्रयास ये किया जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक नया आधार वर्ष बनाया जाता है। 2011-12 के पहले आधार वर्ष 2004-5 था, ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद फिलहाल प्रचलन यही है, आधार वर्ष बदल दिया जाता है। तो जब एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को चालू कीमतों के बजाय किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है तो इसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय मिलता है। राष्ट्रीय आय पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं रहता, यानी महंगाई का प्रभाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक ही आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर हर वर्ष उसका मूल्य निकाल लिया जाता है। तो इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। इसे हम मौद्रिक आय कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। नया आधार वर्ष जनवरी 2015 में भारत में वर्ष 2011-12 को नया आधार वर्ष स्वीकार किया गया। कब? जनवरी 2015 में। यानी जनवरी 2015 के बाद से भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन नए आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। जनवरी 2015 के बाद से ऐसे लिखेंगे, जनवरी 2015 में भारत में वर्ष 2011-12 को नए आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात जनवरी 2015 के बाद से भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर किया जा रहा है। नेक्स्ट, इससे पहले जनवरी 2010 में वर्ष 2004-5 को आधार वर्ष स्वीकार किया गया था, ठीक है। कब स्वीकार किया गया था? जनवरी 2010 में। यानी जनवरी 2010 के बाद से 2015 तक भारत में आधार वर्ष क्या था? 2004-5 था। नेक्स्ट, भारत में CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी कहेंगे, तब ओ से ऑफिस हो जाएगा, है ना। भारत में CSO द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन नए आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर किया जाता है, ठीक है। वर्ष 2004-5 से पहले आधार वर्ष 1999-2000 था। यानी वर्तमान में आधार वर्ष 11-12, उससे पहले 2004-5 और उससे पहले आधार वर्ष क्या था? 1999-2000, ठीक है। ये हो गया आधार वर्ष की जानकारी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करना। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO द्वारा की जाती है। CSO की स्थापना 2 मई 1951 में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली है। सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जारी करता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के नाम से जारी करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 2011-12 को नए आधार वर्ष के रूप में अपनाया है। रिपीट कर रहा हूं, CSO ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 2011-12 को नए आधार वर्ष के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा
राष्ट्रीय आय की माप के लिए करता क्या है, ये राष्ट्रीय आय का मापन या आकलन कैसे करता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी जब जीडीपी पढ़ाऊंगा, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद ही होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। मोटे रूप में आप जान लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र, जैसे कृषि, अब दुग्ध उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है ना, ये जितने कच्चा माल उत्पादन वाले क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में रख दिए जाते हैं। उसी तरह जो विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र है, जहां वस्तुएं उत्पादित होती हैं कारखानों में, उसे हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को शामिल किया जाता है। सबसे ज्यादा मूल्य सेवाओं का ही होता है। हम दिन भर सेवाओं का लाभ लेते हैं, फोन पर बात करते हैं, क्या है ये, किसी वस्तु खरीद रहे हैं, हम टैरिफ खरीदते हैं या पोस्टपेड या प्रीपेड, उसका मूल्य देते हैं बात करने के लिए, यानी संचार भी एक सर्विस है। सबसे ज्यादा मूल्य वास्तव में आजकल हम इंटरनेट, फोन कॉलिंग या जो भी, उसी का चुका रहे होते हैं पल पल, हमें जानकारी नहीं होती है। हम इवन रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं तो वहां पे सर्विस टैक्स देना पड़ता है सरकार को, है ना। बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, होटल, रेस्टोरेंट, सब क्या है, वास्तव में सर्विस बेचते हैं और आपसे उसका पैसा लेते हैं। तो जितनी सेवा, सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है, उसमें इन चीजों को शामिल किया जाता है। बीमा, बैंकिंग, संचार, है ना, और रेस्टोरेंट, होटल, इन सब चीजों को सेवा में शामिल कर लिया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करता है। वो राष्ट्रीय आय की माप के लिए अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जो कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका अनुमान लगाता है कि इन तीनों क्षेत्रों में हमारे देश में अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कितनी हैं, उनका अनुमान लगाता है, फिर उसे मौद्रिक मूल्य में बदल देता है। इस तरह से राष्ट्रीय आय निकल आती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की माप के लिए अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अनुमान लगाकर उसका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। पहले अनुमान लगाता है, फिर उसका मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। इसमें विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा, ध्यान दीजिएगा इस पे, इसमें विदेशों में काम कर रहे, यहाँ भारतीय महत्वपूर्ण है, विदेशों की वस्तुओं और सेवाओं, समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नहीं शामिल किया जाता। विदेशों की उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाएगा जो भारतीयों द्वारा उत्पादित की जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो इसके अलावा इसमें विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई आय को भी, भारतीयों द्वारा भेजी गई आय को भी शामिल किया जाता है। अतः सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एक वर्ष में, कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्लस विदेशों से अर्जित आय, है ना, ये दोनों मिलाकर हो गया सकल राष्ट्रीय आय। सूत्रों में भी यहां बताया गया है। हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर आधारित होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष पर आधारित होते हैं। वित्तीय वर्ष भारत में कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसीलिए हमेशा कोई भी नई योजना 1 अप्रैल से लाई जाती है, आपने अक्सर देखा होगा सरकार द्वारा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय आकलन का इतिहास क्या है। 6 लाइनें, इसमें भी जानने लायक सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन 1867 में किया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी पुस्तक में उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपया प्रति वर्ष है। 1867 में बताया था भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 20 रुपये प्रति वर्ष बताया था उन्होंने। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आकलन के लिए पहला कदम क्या उठाया गया। पहला फैक्ट, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय आकलन का पहला प्रयास अगस्त 1949 में किया गया।
अगस्त 1949 में सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति गठित की। अगस्त 1949 में सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति गठित की। किसकी अध्यक्षता में? प्रशांत चंद्र या पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। अगस्त 1949 में सरकार ने पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठित की। उद्देश्य था राष्ट्रीय आय का आकलन करना। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट अप्रैल 1951 में प्रस्तुत की थी। कब? अप्रैल 1951, यानी भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े सबसे पहले कब जारी किए गए? अप्रैल 1951 में जारी किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। इसके बाद से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ही भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। ठीक है, ये हो गई राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अब वर्तमान में राष्ट्रीय आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, इन छोटी छोटी बातों को मैं एक साथ, जो आंकड़े हैं वो एक साथ किसी वीडियो में लिखवा दिया करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय प्रत्येक साल एक ही नहीं रहेगी, वो बदलते रहेंगे। तो मैं आंकड़ों को एक साथ कंबाइन कर दूंगा, आप वहां पे लिख लीजिएगा। वैसे भी जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो तो मैं दे ही रहा हूं, जो चेंज नहीं होते हैं वो मैं देता रहूंगा, और साल दर साल बदलने वाले आंकड़े अलग से वीडियोस बनाकर बीच बीच में आपको दे दिया करूंगा, जितना पढ़ाया है उतने में से, है ना। आंकड़े भी बहुत सारे हो जाएंगे जब हम कृषि क्षेत्र पढ़ेंगे, है ना। कृषि क्षेत्र पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे, सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे, बीमा पढ़ेंगे, शेयर मार्केट पढ़ेंगे, देश का व्यापार पढ़ेंगे, तो वहां भी वो पूरा क्षेत्र आंकड़ों से भरा हुआ है। वहां पे आंकड़े पर्याप्त रूप में दिए जाएंगे, इसलिए आंकड़ों की आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। जिस तरह से समझ विकसित कर रहे हैं उस तरह से धीरे धीरे से करते रहिए। आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपका बेहतरीन पकड़ होगा। और जो ये कठिन सब्जेक्ट का एक हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जल्दी समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस इसे सुलझा सुलझा कर पढ़ने की जरूरत होती है। किताबों में थोड़ा उलझा कर दे दिया जाता है, समझाने के बजाय दुनिया भर के बॉक्स बनाकर उंगली दिखाकर उसमें जटिल बना दिया जाता है। समझाते तो है नहीं, आंकड़े ही पहले दे देते हैं। तो पहले समझ लेंगे तो आंकड़े तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो इसी तरह साथ साथ चलते रहिए, आगे अनवरत रहेगा हर बार की तरह। नमस्कार।